वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। एक स्टूडेंट के अलावा एक आम नागरिक को भी ईवीएम मशीन को जानना चाहिए, क्योंकि भारत के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में अब ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको जब पता है कि चुनाव भी जानने के बाद जब जो विरोधी दल जो हार जाती है चुनाव में, वह विरोधी दल के द्वारा इस प्रकार के हवा उड़ाया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इन सभी पर आपका भी ध्यान भटकता है। तो क्योंकि आपको ईवीएम पर मशीन के बारे में आपको समझ नहीं है, तो अपने ध्यान को भटकाने से पहले एक बार पहले ईवीएम मशीन के बारे में पूरा जान लें। क्योंकि ईवीएम मशीन क्या है, भारत में इसका इतिहास क्या है, और इसके साथ ही ईवीएम किस प्रकार से कार्य करता है, क्या इसमें चुनाव में इसमें गड़बड़ी होने की संभावना ईवीएम मशीन में होती है। इसके साथ ही ईवीएम और वीवीपैट के बारे में आपके सामने हम डिस्कस कर देंगे। और आपको इन क्लास करने के बाद आपको ईवीएम मशीन के साथ साथ जो इस प्रकार के जो हल्ला उड़ाए जाते हैं, इन सभी से आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान क्लास पर केंद्रित करते हुए ईवीएम मशीन के बारे में जानते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर थोड़ा सा एक मशीन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, अपने मत को डालते हैं। लेकिन तो ईवीएम मशीन किस प्रकार से कार्य करता है, इसको जानने से पहले हम यह बात करेंगे कि ईवीएम का भारत में किस प्रकार से विकास किया गया। बात 1977 की है। भारत के निर्वाचन आयोग ने एक संकल्पना की कि ऐसी मशीन बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोट दिया जाए, कम से कम समय में मत दिया जाए, इसके साथ ही मतों को गिनती करने में भी कम से कम समय लगे और चुनाव में पारदर्शिता हो। इस प्रकार की उपकरण बनाने की उसने संकल्पना की। और इसके लिए उन्होंने एक हैदराबाद की कंपनी थी जिसका नाम था ECIL, और ECIL हैदराबाद से बात की। और ECIL का कंपनी का जो पूरा नाम था, वह पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी ECIL कंपनी को कहा कि आप एक मशीन बनाएं और जिसमें मतों को गिनती करने में कम से कम समय लगे और चुनाव में अधिक से अधिक पारदर्शिता हो। ECIL ने 1979 ईस्वी में इस मशीन का डिजाइन जो है वह बनाकर भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपा। 6 अगस्त 1980 की बात है। 6 अगस्त 1980 ईस्वी को भारत के निर्वाचन आयोग ने भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने इस प्रकार की मशीन की पेशकश की। यानी उनके सामने कहा कि हम देखिए इस प्रकार के मशीन बनाए हैं, और इससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप वोट देंगे, इसके साथ साथ चुनाव में अधिक से अधिक क्या होगी, पारदर्शिता होगी। क्योंकि चुनाव भी जानने के बाद या विरोधी पार्टी के द्वारा हल्ला उड़ाया जाता है कि चुनाव में धांधली हुई है, इससे आपको एक चुनाव में क्या आएगी, पारदर्शिता आएगी। भारत के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने इस मशीन पर आम सहमति व्यक्त की और सर्वसम्मति से कहा कि हाँ, इस प्रकार की मशीन की हमें आवश्यकता है। तब कहा क्योंकि बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन का निर्माण किया जाना था, इसके लिए ECIL के साथ साथ एक कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी बंगलुरु। यानी ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी बंगलुरु को बड़ी संख्या में ईवीएम बनाने का कार्य दिया गया। और इस प्रकार से ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु ने ईवीएम बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तब उसके बाद क्या हुआ, अब बड़ी संख्या में क्या हुआ, ईवीएम मशीन तो बन गया। इसके बाद 1982 में क्या हुआ, भारत में चुनाव हुआ। 1982 में भारत के निर्वाचन में भारत के चुनाव में क्या हुआ, ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया। लेकिन 1982 के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने
निर्वाचन को ही रद्द कर दिया। क्योंकि रद्द का कारण यह था कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी प्रकार की ईवीएम की बात नहीं की गई थी। यानी भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी कड़ी मेहनत से कहा कि हम चुनाव में पारदर्शिता लाएंगे, और 1982 के चुनाव में भी ईवीएम का क्या किया, प्रयोग किया गया, और इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और कहा कि आप ईवीएम से यहाँ चुनाव करवा रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कहीं भी ईवीएम का जिक्र नहीं है और उनमें किसी प्रकार का आपने कोई संशोधन नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, तुम कैसे मान ले कि आप ईवीएम का प्रयोग आप क्यों किए। अब भारत के राजनीतिक दलों को यह लगा कि हाँ यार सही बात है। तब क्या हुआ कि संसद ने 1989 ईस्वी में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या किया, अध्याय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में के अध्याय 3 में संशोधन किया, और इस प्रकार से कहा कि हम चुनाव में क्या करेंगे, ईवीएम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से भारत में पहली बार ईवीएम का सफल प्रयोग जो हुआ वह 1998 में हुआ। यानी भारत में सफल रूप से अगर देखा जाए तो ईवीएम का प्रयोग 1998 में हुआ, क्योंकि उस समय 1998 में 3 राज्यों में चुनाव था। एक था मध्य प्रदेश, एक था राजस्थान और एक था दिल्ली। यानी इन 3 राज्यों में क्या हुआ, ईवीएम का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईवीएम जो मशीन जो भारत में आया वह 1998 से आया। हालांकि प्रयोग तो 1982 के चुनाव में भी हुआ था, लेकिन उस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। यह आपका भारत में इतिहास रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार ईवीएम का सफल प्रयोग जो था वह आपका 1998 के 3 राज्यों के चुनाव में आपका, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के चुनाव में ईवीएम का मशीन का प्रयोग किया गया। अब हम बात करेंगे कि ईवीएम मशीन है क्या। यह देखिए, यह आपका एक ईवीएम का क्या है, रफ डायग्राम है। जैसा कि पता है कि भारत के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लगभग सभी लोग जो हैं वह आपके 18 साल के हो चुके होंगे, और इस बार आप अपनी जो मत जो है वह किसी भी राजनीतिक दल को आप देंगे। तो आप आइए, ईवीएम किस प्रकार से काम करता है, और जब आप मत देने जाएंगे तो आपको इसी मशीन से क्या होगा, आपका मुलाकात होगा। तो थोड़ा सा यह रफ डायग्राम है। अगर डायग्राम रियल में देखना है तो आप नेट पर देख सकते हैं। देखिए, ईवीएम की बात करें तो ईवीएम में क्या होता है, 2 यूनिट होता है। क्या होता है, 2 यूनिट होता है। एक यूनिट जो है यह है, और एक यूनिट ए है। इस यूनिट को हम बोलते हैं CU और इसको बोलते हैं BU। अब आपके प्रश्न आएगा कि CU और BU क्या होता है। CU की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और इसको बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट। यानी ईवीएम में 2 यूनिट होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वह मतदान अधिकारी के पास होता है, और बैलेटिंग यूनिट जो होता है वह आपका जहां पे मत दिया जाता है वहीं पर कंपार्टमेंट में होता है। और CU यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, और यह तार लगभग 5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। जैसे ही आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका मुलाकात जो होगा वह कंट्रोल यूनिट से होगा। लेकिन आपको कंट्रोल यूनिट से पर आपको मत नहीं देना है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो जिसके मतदान अधिकारी के पास होता है, जब आप कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं जहां पर मतदान अधिकारी बैठे होते हैं, वह आपकी पहचान को सुनिश्चित करते हैं।
और वह यह चेक करते हैं कि आप मत देने लायक हैं। जब आप अपनी वोटर लिस्ट लेकर या जो वोटर की जो पर्ची होती है वह लेकर जब कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचे तो यहाँ पे आपकी पहचान को मतदान अधिकारी सुनिश्चित करने के बाद यह उन्होंने चेक कर लिया कि आप वोट दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट में एक रेड बटन होता है। क्या होता है? एक रेड बटन होता है। इस रेड बटन को आप नहीं दबाएंगे बल्कि मतदान जो अधिकारी है वह दबाते हैं। जैसे ही ये क्या होता है, जैसे ही कंट्रोल यूनिट के मतदान अधिकारी जो होते हैं वह आपका कंट्रोल यूनिट के रेड बटन को दबाते हैं तो यह क्या होता है, यह मशीन जो है जो कि आपका यहाँ पे है जिसका नाम है बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग यूनिट क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे यह क्या होता है, यह एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि भैया जल्दी से हमको मत दो। जैसे ही आप बैलेटिंग यूनिट के पास पहुँचते हैं तो बैलेटिंग यूनिट पे क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका सीरियल नंबर, यहाँ पे उनका नाम, उनके जो राजनीतिक जो चिन्ह है, जो चुनाव चिन्ह है वह रहता है और इसके साथ ही यहाँ पे एक क्या होता है, हरा कलर का एक बटन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही जब तक कि कंट्रोल यूनिट के रेड बटन को नहीं दबाया जाएगा तब तक यह जो ईवीएम जो मशीन जो बैलेटिंग यूनिट है यह कार्य नहीं करेगा। जैसे ही दबाया या एक्टिव फॉर्म में आया और आप जब वहां पर जाते हैं तो आपके मनपसंद के जिस भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को आपको मत देना है वहां पर क्या होता है, आपका बटन को दबा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक बार कंट्रोल यूनिट के रेड बटन को दबाने पर आपका ईवीएम ही एक बार कार्य करता है। जैसा कि ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या होते हैं, चालाक होते हैं और सोचते हैं कि चलो यार पीछे वोट देने के लिए गए हैं, यहाँ पे तो कंट्रोल यूनिट ने दबाया रेड बटन, सिग्नल यहाँ से मिल गया। जब वो जहाँ पे बैलेटिंग यूनिट रखा हुआ है वहाँ पे गए, धक्का धक मार ले हैं कि मतलब उनको दिमाग में आया कि यहाँ 4 बार दाबेंगे तो हमारा वोट क्या होगा, 4 बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जब तक कंट्रोल यूनिट जो है एक्टिव नहीं रहेगा, एक बार दबाने के बाद एक वोट ही आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि एक बार कंट्रोल यूनिट जो है 1 मिनट में कंट्रोल यूनिट जो है से क्या होता है, 5 वोट ही पड़ता है। अगर आपको बोकस वोट देना है तो फिर कंट्रोल यूनिट को फिर दबाना पड़ेगा, तब यह मशीन क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा, तब फिर दबाएंगे। ये नहीं कि आप गए और धक्का धक मार ले हैं, ऐसे काम से वोट नहीं पड़ता है। जब तक आपको कंट्रोल यूनिट के रेड बटन को दबाएंगे वह मशीन क्या होती है, जो बैलेटिंग यूनिट जो मशीन होती है वह क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और आपका उसके बाद ये आप यहाँ पे वोट डालेंगे और जो आपका एक टी सी आवाज़ होती है और इसका मतलब हुआ कि आपका मत आपको किसी प्रत्याशी को, जिस आपकी मनपसंद के प्रत्याशी को तो चला गया। ध्यान ये रखिएगा कि एक कंट्रोल यूनिट से 2006 की थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे। यह जो कंट्रोल यूनिट जो है, एक कंट्रोल यूनिट जो है वह 4 बैलेटिंग यूनिट को जोड़ता है, लेकिन अभी का नहीं, यह 2006 की बात बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि एक कंट्रोल यूनिट से हम 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़ते हैं और एक बैलेटिंग यूनिट में 16 कैंडिडेट होते हैं। इस प्रकार से एक 4 बैलेटिंग यूनिट में 64 कैंडिडेट हो सकते हैं। यानी एक कंट्रोल यूनिट जो है वह 4 बैलेटिंग यूनिट को क्या करता है, जोड़ता है। लेकिन यह बात 2006 की है। जैसा कि पता है कि ईवीएम में हर समय नया क्या है, फीचर जोड़े जा रहे हैं और ईवीएम के कई सारे संस्करण हो गए, M1, M2 और M3। अभी अगर वर्तमान समय में बात कर लिया जाए तो एक कंट्रोल यूनिट के साथ, यानी एक कंट्रोल यूनिट के साथ जो है वह आप एक कंट्रोल यूनिट के साथ 24 बैलेटिंग यूनिट को क्या है, जोड़ा जा सकता है। तो आप कदापि नहीं समझेंगे कि हम जाएंगे बूथ पे वोट देने के लिए तो बैलेटिंग यूनिट जो है उसके बटन को अगर 10 बार धक दबाले हैं तो हमारा वोट जा रहा है, नहीं जाएगा। क्योंकि एक बैलेटिंग दबाने के लिए आपको कंट्रोल यूनिट को क्या करना है, वो दबाना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ये नहीं कि कंट्रोल फट से दाबे एक वहाँ दाबे, ऐसे काम नहीं करेगा। 1 मिनट में 5 वोट क्या होता है आपका, इससे पड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट ये क्या होता है, एक तार के माध्यम से क्या होता है, जुड़ा होता है।
लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ईवीएम मशीन को कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है और यह क्या होती है, बैटरी से चलती है। यानी इसे कोई किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा पता है कि जब गांव में होता है तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी। तो इन सभी को रखते हुए कहा गया कि मान चलिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म रहती, लाइन कट जाती तो फिर तो गया। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यह जो ईवीएम जो होता है वह क्या होता है, मशीन जो ईवीएम मशीन जो होता है वह बैटरी पर क्या होता है, कार्यरत होता है। इसके बाद क्या हुआ, यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, 2010 की बात है। 2010 की बात है, भारत के निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मशीन पे सभी की मतलब राय जानने के लिए कोशिश की कि सभी राजनीतिक दलों के क्या जानने की कोशिश की कि आप बताएं कि ईवीएम मशीन से चुनाव में पारदर्शिता है कि नहीं है। यहां तक तो सही चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर बाई चांस बीच में यहां पे आप गए वोट देने के लिए और आप जिस प्रत्याशी को वोट दिए, क्या गारंटी है कि उस प्रत्याशी को ही वोट गया। आपके पास कोई कागज तो है नहीं, आपने दबाया यहां पर बटन, वोट चला गया यहां पे। ऐसा भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप कैसे मान सकते हैं कि मैंने दबाया, फर्स्ट वाली बटन दबाया तो हमारा जो फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसी को वोट गया है। अंदर से कोई तार नहीं गड़बड़ी किया गया है कि इसको भी दबा रहे हैं तो वहीं जा रहा है, इसको भी दबाया तो वहीं जा रहा है। इस प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये सोचना जायज था। तो क्या हुआ कि 2010 ईस्वी में भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया और बैठक किया और कहा कि निर्वाचन क्या है, आपका पारदर्शिता है। वहां पे सभी राजनीतिक दलों ने क्या किया, इसके प्रति अपने विश्वास को जताया और कहा कि हाँ सब सही चल रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ राजनीतिक दलों ने यह प्रश्न उठाया कि हम कैसे मान लें कि मैंने जो एक नंबर पे जो कैंडिडेट है उन्हीं को वोट दिया तो वोट उन्हीं को गया है, क्या इसमें और कोई पारदर्शिता हो सकती है। अब भारत का निर्वाचन आयोग भाई मतलब सोच में पड़ गया कि हाँ इसका भी बात जायज है कि पता लगा कि दबाए हम यहाँ पे 1 नंबर के और अंदर से तार क्या है, ज्वाइंट किया हुआ है 5 नंबर पे, अब वोट जा रहा है 5 नंबर पे। अब भारत के निर्वाचन आयोग जो भी था वह सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, हम कोई और काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ECL कंपनी से बात की और इस तरह के मैटर को उनको समझाया। ECL की भी सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ यार सही बात है, ऐसा तो हो सकता है। क्योंकि जब भी चुनाव के बाद क्या हुआ कि जब चुनाव की जब काउंटिंग जब हो जाती थी तो विरोधी दल के द्वारा ये हल्ला उड़ाया जाता था कि आप मतलब हम जिस पार्टी को वोट दिए वह वोट उस पार्टी को नहीं जाकर किसी और पार्टी को चला गया, इसमें अंदर से गड़बड़ी किया गया है, दबा रहा है 1 नंबर पे और जा रहा है 4 नंबर पे। उसके बाद क्या हुआ कि ECL ने एक और मशीन का निर्माण किया और उस मशीन को कहा गया वीवीपैट। क्या कहा गया, वीवीपैट। अब आइए थोड़ा सा जानिए वीवीपैट होता क्या है। वीवीपैट इसका फुल फॉर्म होता है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। यह क्या है, एक तरह से मान के चलिए कि वीवीपैट जो है ना एक प्रिंटर है और इसमें क्या होता है, एक प्रिंटर होता है और क्या होता है स्क्रीन। क्योंकि जैसे ही आपने वोट यहां पर दिया, जैसे मान के चलिए कि आप 1 नंबर के प्रत्याशी को अपने वोट दिया, तो यह मशीन क्या होती है कि ईवीएम से क्या होती है, जुड़ा होती है। यहां पर क्या होता है कि इसमें एक स्क्रीन लगा होता है और इस स्क्रीन पर जैसे ही आपने 1 नंबर के प्रत्याशी को वोट दबाया तो दबाने के बाद क्या होता है कि इस स्क्रीन पर एक आपका डिस्प्ले जो होता है, इस डिस्प्ले पर जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह और उसकी क्रम संख्या वह आपको यहां पर 7 सेकेंड क्या होती है, 7 सेकेंड तक नजर आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका बीजेपी के प्रत्याशी है, यहाँ पे आपका कांग्रेस की प्रत्याशी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, कांग्रेस की मैंने वोट दिया, तो
यहाँ पे क्या होगा, जिस कांग्रेस के जिस उम्मीदवार के यहाँ पर नाम है उसका नाम, उसकी चुनाव चिन्ह, उसका मतलब चित्र जो है इस स्क्रीन पे दबाने के बाद 7 सेकेंड तक आपको नजर आएगा। तो इससे आप इस संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, मैंने जिस प्रत्याशी को वोट दिया वह वोट उसी प्रत्याशी को क्या हुआ, गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यह नज़र तो आएगा कागज के रूप में, ठीक है ना, लेकिन यह जो है यह पर्ची आपको मिलेगा नहीं। 7 सेकंड बाद क्या होता है कि इस पर्ची में ऑटोमेटिक कटिंग लगा होता है और यह पर्ची ऑटोमेटिक अपने कट जाता है और कट के जो आपका वीवीपैट के जो ड्रॉप बॉक्स होता है, वीवीपैट के जो ड्रॉप बॉक्स होता है वहाँ पर क्या होता है, जमा हो जाता है। और हालांकि वीवीपैट का सर्वप्रथम बार प्रयोग जो है वह नागालैंड के चुनाव में ही किया गया था। और इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे कि जब आप वोट पड़ जाती है, मतगणना के दौरान क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि यह प्रत्याशी के द्वारा कहा आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, यानी वोकस वोट दिया गया, कुछ भी किया गया हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो पर्ची जिसने आपने वोट दिया उस पर्ची जो वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में जो गिरा होता है उससे भी वहाँ क्या होता है, उसको गिन लिया जाता है। इससे साबित हो जाती है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और वहाँ से आप ये संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका वोट क्या है, सुरक्षित है। और इधर उधर की हल्ला में आप नहीं पड़ेंगे कभी कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, वोट डाल रहे हैं बीजेपी के जा रहा है, कांग्रेस के वोट डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी के जा रहा है बीजेपी के। इस तरह की जो बेवकूफ़ वाली जो बात है, इन सभी से आप दूर रहेंगे। ईवीएम में अभी तक बताइए, भारत के निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है और वह चाहती है कि हर समय क्या हो, चुनाव में पारदर्शिता हो। और इस प्रकार के विरोधी दलों के द्वारा क्या होता है कि इस तरह के हवा उड़ाया जाता है। इन सभी बातों में आपको नहीं पढ़ना है। जो आपका ईवीएम पर एक अच्छी जानकारी को मैंने क्या किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा कि ईवीएम में कंट्रोलिंग यूनिट और बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट के आ जाने के बाद से किसी प्रकार के चुनाव में धांधली होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आपने जिस प्रत्याशी को यहाँ पर वोट दिया, वोट डालने के बाद उसका आपका 7 सेकंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 7 सेकंड तक स्क्रीन पर उसका नाम, उसकी चुनाव चिन्ह, उसकी जो फोटो है वह भी अंकित हो जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? हालांकि इन सही बातों से आपको भटकना नहीं है। ईवीएम एक बहुत ही क्या है, चुनाव में क्या है, अच्छी मशीन है और इसमें गड़बड़ी होने की संभावना ना के बराबर होती है। और वीवीपैट के आ जाने के बाद से इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। और यही हमारा आज की क्लास में पूरा आपका क्या है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिस्कस किए। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि उसके आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। और सबसे बड़ा आपसे गुजारिश मेरा है कि अभी तक आप मिश्रा सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।